हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल माफिया में। फ्रेंड्स, आज हम कंस्ट्रक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक थिंग पर बात करेंगे कि हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट को स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए और हम कैसे उसे मैनेज करते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और हमें इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है और एक एक बंदे का क्या रोल होता है, तो हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। और अगर हमारा प्रोजेक्ट फेलियर होता है तो उसके क्या कारण है और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और हम इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि ये चीजें सबको पता लग जाए और सब अपना अपना रोल बराबर निभाएं, तो हमारा प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स बिगिन। Introduction. Management is that function of industrial undertaking which organize, direct and control various activities of the enterprises direct towards the specific end objective. Friends, जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? डायरेक्टली कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को और हर एक्टिविटी को इंडिविजुअली कि वो पर्टिकुलर स्पेसिफाई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइजेस आर अकम्प्लिश थ्रू द यूजेस ऑफ रिसोर्स लाइक मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी। फ्रेंड्स, जो उसका ऑब्जेक्टिव मेन होता है क्या है कि जो हमारा रिसोर्सेज है, मैन पावर है और मनी है और जो मटेरियल है और मशीन्स है, वो सभी को अरेंज करके दे। मैनेजमेंट इज ऑफर्स समराइज्ड इनटू 5 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो हमारा मैनेजमेंट होता है फ्रेंड्स, वो 5 फंक्शन पर काम करता है। प्लानिंग पर काम करता है, वो कैसे प्लान करना है पहले डिसाइड करता है। देन ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। देन स्टाफ, हमें कितने स्टाफ रिक्वायर्ड है। देन वो उन्हें डायरेक्टिंग करता है, एक प्रकार से गाइडलाइन करता है कि वो कैसे काम करेंगे। देन कंट्रोल करता है कि आपको ये काम बराबर दिया गया है और आप इसी काम को अच्छे से करेंगे, ये उसका कंट्रोलिंग है। Functions of management. Management is summarized into 5 functions: planning, organization, staffing, directing and controlling. Planning. Planning is the formulation of course of an action to guide a project to completion. Friends, planning क्या है? ये एक फॉर्मुलेशन है या कोर्स आप समझ लीजिए, जो एक एक्शन कि हम उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे और हमें क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे जो हमें एक प्रकार से कंप्लीट करना है डे टू डे वाइज। Organization is the arrangement of resources in a systematic manner to fit the project plan. ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो हमारी रिसोर्सेस है कि हमें क्या क्या चीज कब चाहिए, तो हमें वो पहले सिस्टमैटिक प्लान करनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के हिसाब से और वहां फिट बैठे ये हमें पता होना चाहिए। देन स्टाफिंग इज द सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल हु हैव द एक्सपर्टाइज टू प्रोड्यूस द वर्क। फ्रेंड्स, ये हमारा स्टाफ रिक्वायरमेंट होता है जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसे वो काम पहले तो पता होना चाहिए और वो काम हमें कंप्लीट करके दे सके। अब मान लीजिए कहीं पे हमें कंक्रीट करना है तो हम वहां फॉर्मवर्क का बंदा तो नहीं डाल सकते ना, तो हमें एक स्टाफ भी एक्सपर्टाइज चाहिए होता है कि वो काम कर सके। देन डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। देन फ्रेंड्स, डायरेक्टिंग का मतलब है उसे गाइडलाइन देना कि आप इस चीज को ऐसे करो तो वो चीज अच्छी होगी, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट का टाइम है वो भी शेड्यूल पे कंप्लीट होगा, तो हमें उसे डायरेक्ट भी करना पड़ता है, यानी बताना पड़ता है कि काम कैसे करना है। कंट्रोलिंग, चेकिंग अप प्रोग्रेस अगेंस्ट प्लान्स व्हिच में नीड मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन फीडबैक। कंट्रोलिंग फ्रेंड्स, यानी बीच बीच में हमें इस चीजों को चेक भी करना है और जो प्लान्स है कि वो बराबर काम कर रहा है या नहीं। अगर वो बराबर काम नहीं कर रहा तो हमें क्या उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे और उसे फीडबैक भी देना पड़ेगा। वाई प्रोजेक्ट फेल? फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट फेल क्यों होता है? बैड मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंटली इसका यही कारण होता है कि जो मैनेजमेंट है वो हमारा खराब है, जिस कारण हमारा प्रोजेक्ट फेल होता है। बैड मैनेजमेंट इज द कोर प्रॉब्लम फॉर फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट। पुअर मैनेजमेंट डज नॉट अलाउ अ सिस्टमैटिक प्रोग्रेस वर्क एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो भी पुअर वाला, वो क्या करता है, जो हमारा काम हो रहा है ना उसको सिस्टमैटिक अलाउ नहीं करता है। वो बार बार क्या बोलता है कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये चीज का एक्टिविटी यानी शेड्यूल वाइज मत चलो, ऊपर नीचे कर लो, यानी एक सिस्टमैटिक मैनर को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है हमारे कंस्ट्रक्शन में एक सिस्टमैटिक मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक्टिविटी के बाद ही दूसरी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। टू प्रिवेंट अ फेलियर वी शुड वेल मैनेज द प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, इस फेलियर को ओवरकम करने के लिए हमें जो हमारा प्रोजेक्ट उसे वेल मैनेज करना जरूरी है। इसलिए हम हर प्रोजेक्ट पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर या प्लानिंग इंजीनियर पक्का रखते हैं जो इस चीज को वेल प्लान और वेल मैनेज कर सकता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
फ्रेंड्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। जो हमारे जूनियर्स हैं या साइड पे इंजीनियर्स हो, उससे जब हम ये कम्युनिकेट कर पाएंगे तभी तो हम अपनी बातों को बता पाएंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे शेड्यूल करना चाहते हैं तभी तो उन्हें हम बता पाएंगे। बैड और लैक ऑफ कम्युनिकेशन विल मेक द प्रोजेक्ट फेलियर। फ्रेंड्स, इसके थ्रू भी हमारा जो प्रोजेक्ट है फेल होता है, क्योंकि हमें जो गाइडेंस या नॉलेज अपने इंजीनियर्स को देनी है वो हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट फेल होगा, क्योंकि डायरेक्टली जो हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं वो इंजीनियर्स ही होते हैं। इट विल मेक अस कुड नॉट बी एबल टू मेंटेन द शेड्यूल एंड कैश फ्लो। जब ये प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेशन की, तो जो हमारा शेड्यूल होगा वो टाइम पर नहीं होगा और कैश फ्लो भी नहीं होगा, क्योंकि हम जब टाइम पर एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे तो हमारा शेड्यूल मैच कैसे होगा। कम्युनिकेट विल विद ईच एंड अदर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट सभी से करना चाहिए और हर जो भी हमारा मैसेज है सभी को पास करना चाहिए, जिससे सबको इस बारे में पता हो। प्लेसमेंट ऑफ इम्प्रॉपर ऑफिशियल। फ्रेंड्स, ये प्लेसमेंट ऑफ इम्प्रॉपर ऑफिशियल का मतलब है कि हमें हर बंदे को सही काम देना है और एक सही पोजीशन देनी है, तभी वो उस पर बराबर फिट बैठेगा और हमें उसका मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। प्लेसमेंट ऑफ इम्प्रॉपर ऑफिशियल इज लाइक अ मिसलिफ्ट ब्रिक इन वॉल विच एफर्ट ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। फ्रेंड्स, ये एक एग्जांपल है, जैसे हम मान लीजिए एक ब्रिक वॉल है, उस पर एक मिसलिफ्ट कर दे रहे हैं, गलत ब्रिक वर्क कर दे रहे हैं, तो उससे क्या है, हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर खराब हो जाएगा और जो हमारा पूरा एफर्ट है उस वॉल को खड़ा करने का वो वेस्ट जाएगा। प्लेसमेंट ऑफ राइट कैंडिडेट एट सीनियर लेवल में रिड्यूस मैनी ऑफ एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम एंड हिंस रिड्यूसिंग मेजर चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर। फ्रेंड्स, अगर हम किसी एक राइट बंदे को सीनियर पोजीशन पे बिठाते हैं तो जो हमारा एग्जीक्यूशन की मेनली प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे हमारा मेनली प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हमें हर स्टाफ को एग्जैक्ट चुनना चाहिए और सीनियर लेवल का स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे तो नॉलेज होना ही चाहिए, वरना क्या है, उसे नॉलेज नहीं होगा तो अपने सबऑर्डिनेट को क्या नॉलेज देगा, तो हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है हमारे लिए। लैक ऑफ प्लानिंग। द प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर लैक ऑफ प्लानिंग कभी नहीं होना चाहिए। हमें वेल प्लान करके किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए और सभी रिसोर्स को पहले से अरेंज करना चाहिए। इवन इफ द रिसोर्स आर देयर इन अबंडेंस, द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में कोलैप्स। फ्रेंड्स, जब हमारा प्रोजेक्ट के रिसोर्सेस नहीं होंगे तो जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हमें मैन पावर, मशीनरी और मटेरियल चाहिए होगा तभी हम काम कर सकते हैं। वेल शेड्यूल्ड आर द रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जितनी भी रिसोर्सेस है, चाहे वो मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी, ये सभी रिसोर्स को प्लान करके अरेंज करना चाहिए। रिसर्च। बिफोर एनी प्रोजेक्ट कैन इवन बिगिन, रिसर्च नीड्स टू बी डिप्लॉयड टू सी इफ द प्रोजेक्ट इज फीजिबल। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें उस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करनी चाहिए कि वहां पर क्या चीजें हमारे लिए फीजिबल है और जो हमें इजिली मिल जाएंगी। इफ रिसर्च इज नॉट डन, द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो फेलियर। फ्रेंड, जब हमने उस पर्टिकुलर एरिया पर रिसर्च ही नहीं की है कि हमें वहां पे इजिली मटेरियल अवेलेबल होगा, मैन पावर अवेलेबल होगा या मशीनरी अवेलेबल होगा, तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट अपने आप ही फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने उस चीज पर रिसर्च ही नहीं की है। बाद में क्या होगा, ये कॉस्टली हो जाएगा और बहुत ज्यादा डिले होगा, ये भी चांसेस है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है। क्योंकि टीम वर्क, पर्सन ऑन अ टीम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेस। फ्रेंड्स, हमें हमेशा टीम वर्क पर काम करना चाहिए, तभी हम सक्सेस कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। बी टीम ओरिएंटेड टू बी मोर एफिशिएंट। फ्रेंड्स, जब हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम और अच्छे से होगा और एफिशिएंट होगा। डिसीजन, लेटर और नो डिसीजन मेकिंग विल फेल द प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, हमें जो डिसीजन है वो टाइम पर लेना चाहिए, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं इस चीज को हम कल कंप्लीट करेंगे, इस पर अभी डिसीजन आने दो, इससे भी हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, फेल होता है। डिसीजन शुड बी मेड एट द करेक्ट टाइम। फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हमें एग्जैक्ट टाइम पर सही डिसीजन लेना है, तो इसके लिए आपको क्या है, जो वहां सीनियर स्टाफ है या जो स्टाफ हमने ओरिएंट किया वहां पे, वो बहुत अच्छा होना चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए कि वो उस समय ही उस सिचुएशन से ओवरकम कर सके। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टाफ इज अ फैक्टर दैट मेक्स द प्रोजेक्ट टू फेलियर। फ्रेंड्स, इसके थ्रू भी हमारा प्रोजेक्ट फेलियर हो जाता है, क्योंकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेट नाइसली, इट कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। फ्रेंड्स, हमें एक दूसरे से, जब हम टीम वर्क पे काम कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें क्या है, एक दूसरे से आराम से और अच्छे से बातचीत करनी चाहिए और जो व्यवहार है एक साथ मिलजुल कर करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, तो वो चीज हमें अवॉइड करना चाहिए।
money. Money is the one of the most important factor in the construction project. Friends, बिना पैसे के हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या चाहिए? हमें मनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग. वो तो आपका नॉर्मल लाइफ है, पैसे नहीं होंगे तो कैसे काम करोगे? ठीक है. हाई एक्सपेक्टेशन ऑन अ लो रिटर्न्स. फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि हम हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? लो रिटर्न मिल रहा है. तो ऐसा भी नहीं करना है. ठीक है. इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं. देखिए, इन द इनिशियल स्टेज एवरीवन लाइक टू कीप लॉन्ग स्टेप टू रीच फास्टर बट फेल टू प्लान टू सक्सेस इंस्टेड टू प्लान टू फेल. फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं? आपने देखा होगा, कोई भी कंपनी होगी वो क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करती है, बाद में उससे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है और क्या होता है? वो कंपनी लॉस पे चले जाती है. तो हमें उतने ही प्रोजेक्ट लेने चाहिए जिन्हें हम कंप्लीट कर सकें और जिससे हमें प्रॉफिट हो. ठीक है. चूज द प्रोजेक्ट विच द कंपनी कैन हैंडल. तो ये वही है फ्रेंड्स कि हम उन्हीं प्रोजेक्ट को लें जिससे हम हैंडल कर सकें और जिससे हम कुछ मनी अर्न कर सकें. ऐसा नहीं कि हमने ज्यादा प्रोजेक्ट ले लिया और हम हैंडल नहीं कर पा रहे तो हमें डायरेक्टली क्या होगा? लॉस हो जाएगा. लैक ऑफ विल पावर. फ्रेंड्स, हमें सभी को अपने अंदर आत्मविश्वास रखना चाहिए और फिर काम करना चाहिए, तभी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस होगा. द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोजेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ टोटल विल पावर ऑफ ऑल दोज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग. फ्रेंड्स, ये उन लोगों के साथ है स्पेशली जो उस प्रोजेक्ट का पार्ट है, चाहे वो इंजीनियर हो, लेबर हो, वर्कर हो या कोई मैनेजर हो. तो ये जब सब एक प्रकार से अपने अंदर आत्मविश्वास रख लेंगे और सोचेंगे हम ये चीज कंप्लीट कर सकते हैं ना, तभी सभी के एफर्ट से वो कंप्लीट होगी. हम जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे उतना जल्दी वो चीज कंप्लीट होगी. इसलिए क्या है? हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तभी वो कंप्लीट होगा. मटेरियल डेफिशिएंसी. प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू मटेरियल डेफिशिएंसी. इसका मतलब ये है कि हमें उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे कैसे कंप्लीट करेंगे? फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, जब हमारे पास मटेरियल नहीं तो हम काम कर सकते हैं क्या? मिस्टेक्स ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्स द मटेरियल. ये किनकी गलती है? कि डायरेक्टली उन पीपल की गलती है जिसने मटेरियल को ऑर्डर किया है और वो टाइम पर हमें रीच नहीं हुआ है. मेक श्योर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज इनफ फॉर प्रोजेक्ट. इसलिए फ्रेंड्स, जब हम प्लानिंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उसकी क्वांटिटी पता हो कि हमें कितना फॉर्मवर्क लगना है, कितना शटरिंग मटेरियल लगना है, कितना रीबार लगना है. अगर ये चीज प्लान नहीं है फ्रेंड्स तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा. इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. A bad leader. फ्रेंड्स, अगर हमारा लीडर ही खराब है तो उसके सबऑर्डिनेट को क्या सीखने मिलेगा? आप खुद सोच सकते हो. इसलिए हमें जो भी हमारा लीडर है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो उसके क्या इफेक्ट होंगे वो आप देखिए. अ बैड लीडर विल लीड द होल प्रोजेक्ट टू फेलियर. फ्रेंड्स, अगर वो लीडर हमारा बैड है ना तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, डिले होगा, चाहे वो कॉस्ट वाइज हो चाहे वो शेड्यूल वाइज हो. नो वन विल ओबे a poor leader, they will not follow the instruction given by the leader. अगर फ्रेंड्स हमारा लीडर खराब है ना तो कोई भी उसका इंस्ट्रक्शन मानेगा नहीं और कोई काम भी नहीं करेगा. तो इसलिए हमारा लीडर बहुत अच्छा होना चाहिए कि हमें उससे काम करने का मजा आए, ना कि गुस्सा आए. नहीं तो नॉर्मली जब इंजीनियरिंग में हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना अपने लीडर से, तो आपको खुद पता है कि बहुत गलत होता है. सेलेक्ट द लीडर. ही शी शुड ट्रीट द सबऑर्डिनेट नाइसली एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू इंचार्ज अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. फ्रेंड्स, जो हमारा लीडर होता है वो हमारे सभी सबऑर्डिनेट को एक प्रकार से गाइड करे, यानी उनको सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करे, तब वो और अच्छे से काम करेंगे. उनसे हम क्या है? मैक्सिमम ओवरकम या आउटकम निकाल सकते हैं. तब हमारा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी और बहुत कम पैसे पे भी खत्म हो जाएगा. वो हमारे एक प्रोजेक्ट मैनेजर पर बहुत डिपेंड करता है. अगर वो आपको सपोर्टिव करेगा ना तो आप यानी मैक्सिमम काम कर सकते हो. Then poor organization. If the job is not dividing, suitable failure of the project will occur. फ्रेंड्स, अगर जो हमारा काम है, जॉब है, वो पर्टिकुलर सभी बराबर तरीके से डिवाइड नहीं की है, हर बंदे को बराबर उसका काम नहीं दिया गया है, तो क्या होगा? हमारा प्रोजेक्ट फिर से फेल हो जाएगा. कारण यही है क्योंकि हमने उस बंदे को काम पकड़ा दिया जिसे आता ही नहीं है वो काम. ठीक है. To prevent this occurrence should have a good organization chart which divide the job integrity. फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें क्या हर बंदे को उसको काम दिया हुआ हो और बराबर समझाया हो. तो वो क्या है? इजीली हम उस काम को उसी बंदे को देंगे जिसे आता है. मेक श्योर एवरीवन इज सूटेबल फॉर द पोजीशन. जिस बंदे को हम काम दे रहे हैं वो उस पोजीशन के लिए लायक होना चाहिए, नहीं तो कोई भी मतलब नहीं है हमें उस चीज को उसे देने से, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा. Who is project manager? What does a project manager job? फ्रेंड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट मैनेजर है कौन और उसका काम क्या है, वो करता क्या है.
ठीक है। द प्रोजेक्ट मैनेजर इज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली इंडिविजुअल ऐसा बंदा है जो हमारे प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में मेन रोल प्ले करता है। लीड्स एंड मैनेज द प्रोजेक्ट टीम विद द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टू रन द प्रोजेक्ट ऑन डे टू डे बेसिस। फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली सभी जो भी हमारा एक्टिविटी को लीड करता है और जो हमारे डेली काम हो रहे हैं साइट पे, वो डे टू डे बेसिस पर उसे चेक करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ प्रोजेक्ट ओनर। फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है एक प्रकार से उस प्रोजेक्ट का मालिक होता है, यानी ओनर है, वो मालिक है खुद उस चीज का। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीडरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन। फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके स्टार्टिंग से और एंड तक क्या है, उसका लीडर होता है एक प्रकार से, समझ गए। द प्रोजेक्ट मैनेजर लीड्स टू टीम एंड हेल्प्स नेगोशिएट द मल्टीपल रिलेशनशिप विद एनी प्रोजेक्ट्स। फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो टीम के साथ लीड भी करता है और क्या होता है, बहुत सारी जगह हमें क्या कॉस्ट रिलेटेड नेगोशिएट करना पड़ता है, चाहे मटेरियल हो या दूसरे अदर रिसोर्सेज के थ्रू, तो वो भी वो काम करता है और एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है कस्टमर के साथ कि हमें आगे फर्दर फ्यूचर में अगर उस चीज का रिक्वायरमेंट हो तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहे और लोग हमें वो चीज इजीली अवेलेबल कर सके। और जो हमारा सबऑर्डिनेट भी उसके साथ काम किया होगा ना और उसका रिलेशनशिप अच्छा होगा उसके साथ, तो वो बाद में यही चाहेगा यार कि मैं उसी कैंडिडेट्स को बुलाऊं या मैं उसी मैनेजर के साथ काम करना चाहूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर? हैव अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड लीडरशिप। फ्रेंड्स, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर हो उसको सेंस हो ओनरशिप को और लीडरशिप का, क्योंकि जब वो लीडर होगा ना तभी तो लोग उसकी बात मानेंगे, यानी सबको इंकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फ्रंट से लीड करे, तभी वो प्रोजेक्ट मैनेजर के लायक है। वर्क कोलैबोरेटिव। फ्रेंड्स, वो किसी भी वर्क को इजीली कोलैबोरेट कर ले और उस एनवायरनमेंट में सेट हो जाए, तो क्या है, वो इजीली अपने बॉटम के बंदे को भी बता सकता है, मिड पे जो पर्सन उसे भी बता सकता है और जो उसके हायर लेवल पे उसे भी बता सकता है कोलैबोरेट करके। यूज बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन एफिशिएंटली। फ्रेंड्स, वो अपने दिमाग का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करे, ये नहीं कि कभी भी गुस्सा करने लगे या किसी पे चिल्लाने लगे। नॉर्मल कंडीशन पर डिपेंड करे और फिर वो काम करवाए, तभी वो पेशेंस रख के काम करना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस होता है। देन हैविंग राइटिंग एंड डिजाइनिंग स्किल। फ्रेंड्स, उसे जो हमारा कम्युनिकेशन और जो राइटिंग और डिजाइनिंग स्किल होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, तब वो उस बात को इजीली अच्छे से कर पाएगा। टू बी अ फैसिलिटेट। फ्रेंड्स, वो हर प्रकार के फैसिलिटेट्स को, जो भी चीजें हैं उसे इजीली अच्छे से पता होनी चाहिए, तब वो काम कर सकता है और उसे अंडरस्टैंड होगा, तब तो वो अपने सबऑर्डिनेट को उस चीज को बाईपास करेगा या ओवरकम करने से। जो लोग जैसे भूल जाते हैं या कुछ हो जाते हैं ना, कई बार आप ही किसी से कुछ चीज पूछोगे तो वो बार बार बोलता है यार कितनी बार पूछ रहे हो तुम ये चीज, तो उसे बार बार बताना पड़ता है। मगर ऐसा भी नहीं कि जो उसका सबऑर्डिनेट उस चीज को ध्यान ही ना रखे और बार बार गड़बड़ करे, तो बाद में तो वो चिल्लाएगा नहीं यार, कोई भी चिल्लाएगा अगर तुम बार बार गलत करोगे तो। ठीक है। Comparison between good and poor project manager, good project leader or poor project leader. Positive attitude, doesn't try to understand or solve the problem. Friends, जो हमारा गुड प्रोजेक्ट मैनेजर है ना उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होगा। वही अगर जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर पुअर है तो उसका क्या है, वो बहुत नेगेटिव एटीट्यूड होगा और वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा और क्या है, दूसरों को उसके लिए ब्लेम करता रहेगा। इंटरेस्ट इन पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, जो हमारे एम्प्लॉय है ना उस पर जो हमारा गुड लीडर होगा वो उस पर इंटरेस्ट लेगा जो हमारे एम्प्लॉयज पे। देन जो हमारा बैड है वो क्या करेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, आप कैसे भी मर रहे हो आ रहे हो क्या है, कोई मतलब नहीं। देन क्लियरली कम्युनिकेट द विजन, उसका जो विजन होगा ना कि हमें इस काम को करना है वो बहुत क्लियर होगा और वो उस चीज को बराबर कम्युनिकेट करेगा अपने सबऑर्डिनेट के साथ। और वहीं दूसरी तरफ क्या है, ये कम्युनिकेट ही नहीं करेगा हमारा बैड जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसे क्लियर ही नहीं करेगा, बताएगा ही नहीं कि हमें करना कैसे है या क्या करना है। हेल्प सबऑर्डिनेट व्हेनेवर नेसेसरी, हमारा जो गुड लीडर हो गया, गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, वो अपने सबऑर्डिनेट का हमेशा हेल्प करेगा, उसे मोटिवेट करेगा। और दूसरी तरफ जो हमारा पुअर लीडर है, ही वांट्स एवरीवन टू फॉलो द ओनली इंस्ट्रक्शन, वो सिर्फ अपने काम या जो उसका औहदा होगा ना उस पर धौंस जमाएगा कि ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, इस तरीके से वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा। ये बहुत बेकार है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। सेंसिटिव टू द एफर्ट्स ऑफ डिसीजन ही मेक, वो जो भी डिसीजन ले रहा है ना गुड लीडर, वो बहुत सेंसिटिव होगा और उस चीज को बराबर इफेक्टिव डिसीजन लेगा। दूसरी तरफ जो हमारा बैड लीडर वो नॉट सेंसिटिव होगा और ऑलवेज रिमेन द सेम, वो वैसे ही सेम कंडीशन, यानी एक प्रकार से ओवरकम नहीं करेगा या उसको
अपने आप में वो क्वालिटी इंक्रीज नहीं कर सकता कि वो उस चीज का बराबर डिसीजन दे या सेंसिटिव हो लोगों के प्रति। बी ऑर्गेनाइज्ड, जो हमारा गुड लीडर वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा और दूसरी तरफ वो नॉट ऑर्गेनाइज्ड होगा। देन एम्पैथेटिक एंड नॉट एम्पैथेटिक, उसमें एम्पैथी ही नहीं होगी यार, वो क्या किसी को सिंपैथी देगा या कुछ किसी को समझाएगा, समझ गए। देन इंटीग्रिटी, वो इंटीग्रल होगा, अलग से उसकी एक पर्सनैलिटी डिफाइंड होगी। देन काम एंड इमोशन, जो हमारा गुड लीडर वो काम होगा, बिल्कुल आराम से बात करेगा। आपने देखा होगा ना, जो कोई अच्छे बंदे होते हैं ना वो बहुत पॉजिटिवली वे से आपको समझाते हैं, काम रहते हैं, और वो दूसरी तरह वो एक प्रकार से इमोशंस रहेंगे, ये आपको बोलेंगे ऐसा है यार वैसा है, दूसरी चीज की आपको चिल्लाएंगे, यानी उतना इमोशंस उस पर नहीं रहेगा। देन एक्सेप्ट द कमांड ऑफ सबऑर्डिनेट, जो हमारे सबऑर्डिनेट अगर कुछ चीज हमें बता रहे हैं ना तो वो उस चीज को सुनेगा और वो अच्छी होगी तो उसे एक्सेप्ट भी करेगा। देन जो हमारा पुअर लीडर है वो हमारे सबऑर्डिनेट की बात ही नहीं सुनेगा, तो उसको एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है। देन इफेक्टिव लीडरशिप स्किल, उसमें एक लीडरशिप का बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए, और जो हमारा पुअर लीडर उसमें तो वो स्किल होगा ही नहीं यार, क्योंकि वो पुअर है तो कैसे उसमें होगा। इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, फ्रेंड्स वो जो हमारा इंटरेस्ट रहेगा उस पर, जो गुड लीडर है जो एम्प्लॉय को डिप्लॉय कर रहा है उस काम के लिए पर्टिकुलरली और उसका डेवलपमेंट करेगा। देन नॉट इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, वो हमारे एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आपने कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर को देखा होगा, वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स या जूनियर रहते हैं ना उनके लिए ट्रेनिंग्स या दूसरे प्रोग्राम्स अरेंज करता है, जिसके थ्रू क्या है वो और लर्न करते हैं, तो उनसे उनका भी फायदा है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका तो फायदा है ही, क्योंकि जो उसका स्टाफ है वो उस चीज के लिए बहुत नॉलेजेबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास है ना तो आपकी स्किल्स डेवलप करेगा, और आप पुअर के पास है तो आपको कभी आपकी स्किल्स पे काम करने नहीं देगा, वो आपको एक प्रकार से भेड़ बकरी होते हैं ना, और लेबर को हका लो बस वही काम आपको देके रखा जाएगा। सक्सेसफुल इन फाइंडिंग अ न्यू रिटेनिंग टैलेंट, फ्रेंड्स वो हमेशा न्यू सक्सेसफुल टैलेंट को फाइंड करता रहेगा और उस पर और ज्यादा वर्क करेगा। ऑलवेज थ्रू द कंपनी इज गुड इनफ, वो क्या सोचेगा जो हमें कंपनी ने दिया है ना एम्प्लॉय वही सही है, उस पर कोई नया टैलेंट हमें नहीं चाहिए। गुड प्रेजेंटेशन स्किल, उसका जो प्रेजेंटेशन है ना उसका स्किल बहुत अच्छा होगा, वो कोई भी चीज प्रेजेंट करेगा ना बहुत इफेक्टिव वे पे प्रेजेंट करेगा और लोग उस चीज को समझेंगे। जो पुअर लीडर है उसका प्रेजेंटेशन स्किल बिल्कुल पुअर होगा, वो जो भी प्रेजेंट करेगा लोगों को आधा समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या बताना चाहता है क्या समझाना चाहता है। गुड टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम को बराबर मैनेजमेंट करेगा जिसके थ्रू हमारा प्रोजेक्ट बराबर सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। पुअर मैनेजमेंट जो होगा ना हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर उस पर टाइम मैनेजमेंट स्किल जीरो होगा, तभी प्रोजेक्ट फेलियर भी होगा। पैशन नॉट पैशन, वो अपने काम को लेके बराबर पैशनेट होगा गुड लीडर, और जो हमारा पुअर लीडर होगा ना वो पैशनेट ही नहीं, उसको क्या है काम हो चाहे ना उसको कोई मतलब नहीं होगा, उसको उस चीज का पैशन ही नहीं होगा। यानी भूख कहते हो ना आप किसी चीज की, यार मुझे इस चीज की भूख है मुझे करना ही करना है, वैसा है। देन स्ट्रॉन्ग विल, उसका जो विल पावर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने उसने अंदर से चीज सोच के रखी है कि यार मुझे ये चीज करनी है, उसे हम विल पावर बोलते हैं फ्रेंड्स। तो वो उस चीज को कर कर ही दिखाएगा, जैसे आपको बचपन में कहते हैं ना यार कि हाँ उस चीज को करना ही है हमें, तो वो है आपका विल पावर। देन स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत स्ट्रांग होगा, और पुअर लीडर का कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई कैसे समझाएगा, कॉन्फिडेंस होगा तब तो बताएगा ना, क्योंकि उस चीज के लिए एबल ही नहीं है। डोंट ओवर प्रेशर टू द सबऑर्डिनेट, क्या होता है फ्रेंड्स हम कई बार साइड पे देखते हैं हमारे जो सीनियर्स होते हैं ना वो आपके सबऑर्डिनेट्स को बहुत प्रेशराइज करते हैं उस काम के लिए, और वो चीज वो करना नहीं चाहते मगर उस प्रेशर के थ्रू वो काम करते हैं वो वाला, तो ऐसा करने से वो काम भी बराबर नहीं होगा, आपका जो सबऑर्डिनेट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये नॉर्मली पुअर लीडर करता है, गुड लीडर कभी नहीं ऐसा करेगा, वो उस चीज को क्या करेगा पहले उसे कम्युनिकेट करेगा, उसे बताएगा उसके बारे में, तब वो उसे कहेगा कि आप करो, क्योंकि उसे पता है कि उसने एक्सप्लेन किया वो कर सकता है। और जो पुअर लीडर है उसे एक्सप्लेन ही नहीं करेगा, उस पर डायरेक्ट बर्डन ठोक देगा जाओ आप ये करके आओ, तो ये बहुत गलत है। व्हाट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, फ्रेंड्स हमारा वर्क का ब्रेकडाउन कहाँ है, मेन पीक क्या है, कैसे हम उसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। इट इज अ चार्ट इन विच द क्रिटिकल वर्क एलिमेंट कॉल्ड टास्क of a project are illustrated to a protectory their relationship to each other and to the project as a whole। फ्रेंड्स ये हमारा चार्ट पर है जिसे हम उस पॉइंट पर शो कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट है कि वो प्रोजेक्ट वहां पर पहुंच गया है और उससे हम किस दूसरी एक्टिविटी को कोरिलेट कर सकते हैं, तो दिखाता है, ठीक है। इट कैन हेल्प अ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रिडिक्ट आउटकम बेस्ड ऑन वेरियस सिनेरियोस व्हिच कैन इंश्योर दैट ऑप्टिमम डिसीजंस आर मेड। फ्रेंड्स इसके थ्रू क्या होता है ना, जो हमारा चार्ट हम फॉर्म करते हैं प्लानिंग के थ्रू,
जिससे क्या होता है, हमें ये पता लग जाता है कि हम इस एक्टिविटी को इस टाइम पे करेंगे, यहां पर पहुंचने के बाद हमें इस मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एक चार्ट के थ्रू, जो हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है ना, उसके थ्रू पता लग जाता है और हम हर एक्टिविटी को प्री प्लान कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं कि इसके बाद हमारा ये एक्टिविटी होगा। ठीक है। A WBS taken the form of a T diagram with the turn at the top and the branches as below. फ्रेंड्स, जो हमारा WBS का चार्ट मैंने जैसे आपको बताया ना कि वो एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से रिलेट होगी और फिर हमारा काम कैसे एक्सपैंड होगा, क्या चीजें की जरूरत होगी, वो एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ऐसे ही हम अपना ऑर्गेनाइजेशन के भी स्ट्रक्चर पर फॉर्म करते हैं। मैं आपको ये चीज आगे एक्सप्लेन करूंगा। A well structured WBS resemble a flow chart in which all elements are logically connected. फ्रेंड्स, ये जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट होता है, इसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं और इन्हें एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और लॉजिकली कनेक्टेड करते हैं कि इसके बाद ये चीज हम सीक्वेंस पे लेंगे और हमारा काम होगा। व्हाई ब्रेक डाउन अ प्रोजेक्ट? फ्रेंड्स, हमें ये चीज क्यों जरूरी है? इट विल इंप्रूव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। फ्रेंड्स, इसके थ्रू जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा वो इंप्रूव हो जाएगा। क्रिएट्स क्लियर माइलस्टोन्स, यानी जो हमारे माइलस्टोन है ना, हमने जो सोचा है कि हमें ये चीज अचीव करनी है आज नहीं तो कल, वो हमें क्लियर दिखेगा, हमारा विजन बिल्कुल परफेक्ट होगा कि हमें ये चीज उस टाइम अचीव करनी है। क्लैरिफाइड प्रोग्रेस, इसके थ्रू हमारा जो प्रोग्रेस होता है ना डे टू डे का, जो हम अचीव करते हैं वो क्लैरिफाई होता है, इजिली समझ में आता है। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, फ्रेंड्स, इससे हमारा जो डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी होता है ना वो और इंप्रूव होता है। मोटिवेट टीम मेंबर्स, फ्रेंड्स, इसके थ्रू हम अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट कर सकते हैं और बता सकते हैं यार हमने इतना प्लान किया था, हमने इतना अचीव कर लिया है और कुछ दिन बचे हैं और हम इसको और अच्छे से करेंगे तो हम इसको टाइम से पहले अचीव कर लेंगे। तो इससे हमारा जो टीम मेंबर्स होते हैं सबऑर्डिनेट, वो बहुत मोटिवेट होते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पहले कंप्लीट किया है। इजियर फॉर इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट टू मैनेजमेंट, फ्रेंड्स, ये क्या होता है, एक प्रकार से इजियर वे है, हर डिपार्टमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूशन हो, स्ट्रक्चर हो, फिनिशिंग हो या क्वालिटी हो। देन बेटर कॉस्ट एंड बजट कंट्रोल, इससे हमारा क्या है, कॉस्ट भी कम लगेगा और हमारा जो बजट भी है वो इजिली हमारे कंट्रोल पे रहेगा। शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन आर मोर एक्यूरेट, फ्रेंड्स, हमेशा हमें क्या शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन करना चाहिए, या जो हम कहते हैं ना हमें वीकली टारगेट रखना चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या हमने ईयरली टारगेट रखा है तो हम उसे ईयरली चेक करेंगे, मगर हमने इसे या तो मंथली या वीकली रखा है ना तो हम उसे पर मंथली मीटिंग पे चेक कर सकते हैं या पर वीकली हम चेक कर सकते हैं। इससे हमारा टारगेट बहुत जल्दी अचीव होगा और बहुत एक्यूरेट मैनर पे रहेगा, क्योंकि हमने जो चीज प्लान करी वो नहीं हुई तो हम उसको और अच्छे से करेंगे और प्लान करेंगे हम कैसे उसे कंप्लीट कर सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, सबसे टॉप पर ये जो हमारा फ्लो चार्ट पे है क्या है, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है, देन उसके नीचे क्या हमारा जनरल मैनेजर है, देन प्रोजेक्ट मैनेजर और HR मैनेजर, देन सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर, एनवायरमेंटल ऑफिसर, साइट एडमिन, देन हमारे साइट इंजीनियर, साइट एजेंट, स्ट्रक्चर एंड इंफ्रा, साइट एजेंट, आर्किटेक्चर। साइट इंजीनियर में हमारा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का कोऑर्डिनेटर आता है, देन उसके नीचे हमारा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइजर आता है। साइट एजेंट पे हमारा साइट सुपरवाइजर स्ट्रक्चर का, साइट सुपरवाइजर इंफ्रा का, देन उसके नीचे हमारा मैसोनरी का वर्क और लेबर। साइट एजेंट में क्या है, हमारे आर्किटेक्चर में साइट सुपरवाइजर, साइट आर्किटेक्चर, उसके नीचे क्या है, कारपेंटर वर्क्स आते हैं और लेबर वर्क्स आता है, देन बार बेंडर और लेबर्स। फ्रेंड्स, ये हमारा एक प्रकार से एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होता है। तो हमें इतने लोग तो नॉर्मली चाहिए होते हैं यार कि एक प्रोजेक्ट के लिए, वरना आप काम कैसे करोगे, क्योंकि हमें इंजीनियर चाहिए होंगे, मैनेजर्स चाहिए होंगे, HR मैनेजर चाहिए होगा, रिक्रूटर चाहिए होगा, साइट एडमिन चाहिए होगा और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स लेबर चाहिए होगा। बिना लेबर के आप काम कैसे करोगे? इंजीनियर को तो बोलोगे नहीं ना यार जा तू काम कर ले, वो उस चीज को गाइड करता है लेबर को कि तुम्हें काम कैसे करना है। पोजीशंस एंड ड्यूटी, फ्रेंड्स, ये शो कर रहा है कि जो हमारा अलग अलग डेजिग्नेशन है उनका क्या क्या रोल होता है, क्या ड्यूटी होती है। स्टार्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका क्या रोल होता है। कॉन्सेप्चुअल पॉलिसी मेकिंग, ओवरऑल कंट्रोल, सुपरिटेंडेंट, कोऑर्डिनेटिंग विद गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, इसका काम ये है कि वो पॉलिसीज मेंटेन करे और पूरे प्रोजेक्ट को ओवरऑल कंट्रोल करे और गवर्नमेंट की जो हमारी कोऑर्डिनेशन होता है ना गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी वो करके दे। जनरल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग both the revenue and cost implement of a company income statement, responsible for leading, coordinating, strategic planning function of the company. Friends, ये सभी प्रकार के जो हमारे फाइनेंशियल इनकम होता है ना कंपनी का या कॉस्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन
ये लीडिंग और कोऑर्डिनेटिंग अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो हमारे वो है ना प्लानिंग हो गया या फंक्शनिंग हो गई, उसके लिए भी स्ट्रेटेजिक प्लान अरेंज करके दे। देन प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड क्लोजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लानिंग भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है और उस प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से एंड तक एग्जीक्यूट करता है। एचआर मैनेजर employ people developing their resources utilization, maintaining and compensating their service in tune with the job and organization requirement। फ्रेंड्स, जो हमारा एचआर मैनेजर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय लाके देता है, देन रिसोर्सेज डेवलप करता है, देन क्या करता है वो जो हमारे स्टाफ से उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जैसे उन्हें क्या चीजें चाहिए टाइम टू टाइम, खाना या फूड्स जो हमें साइट पे अरेंज करना है, ये सब चीजें बेसिक जो हमारे ना एचआर करके देता है। सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बंदा साइट पे नहीं होगा ना तो आपको परमिशन ही नहीं होगा काम करने का, क्योंकि बिना सेफ्टी के हम काम ही नहीं कर सकते। ठीक है। सर्व्स इन द इंस्टीट्यूशन केमिकल हाइजीनिक। फ्रेंड्स, जो भी हमारे हाइजीनिक चीजें हैं उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, और जितनी भी डिटेल नॉलेज है ना हमारा सेफ्टी से रिलेटेड, चाहे वो वर्कर हो या हमारा कोई काम के प्रति, उसे वो चीज पता होनी चाहिए। कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी इंस्पेक्शन, economic evaluation, accident, incidents and lab safety inspection, records keeping, chemical inventory, controlling, tracking hazards, waste management and other program function। फ्रेंड्स, ये जो हमारे लेबर के लिए या जो स्टाफ्स के लिए, इनके लिए क्या है, बीच बीच में एक प्रकार की ट्रेनिंग कंडक्ट करें और उन्हें बताएं कि वो काम कैसे होता है, कैसे हम ये चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं, तो इनसे हम बहुत सारे हैजार्ड से बच सकते हैं। रिस्पॉन्ड टू ओवरकम्स an emergency, leading chemical spills and serves a member of corresponding safety committee। फ्रेंड्स, इससे क्या है, ये जो हमारी इमरजेंसी टीम की तरह काम करे, यानी अगर साइट पे कोई इमरजेंसी आ गया, लेबर इंजर्ड हो गया या कुछ हो गया ना, तो तुरंत उस पर एक्ट करें और उसे हमें वहां से रिजॉल्व करके बाहर निकालें और लेबर को बराबर तुरंत ट्रीटमेंट दे। पर जो हमारा नॉर्मली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन्हें देना पॉसिबल आना ही चाहिए, तो वो लेबर भी अच्छे से तुरंत, क्योंकि ज्यादा जैसे कुछ होगा तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मगर मेनली जो छोटा कट लग गया या कुछ हो गया तो वो साइड पे ठीक हो सकता है। एवलेट द इंप्लीमेंट एक्सपोजर कंट्रोल, जो हमारे एक्सपोजर या आग लग रही है, फायर सेफ्टी है, ये सब चीजों के बारे में भी इन्हें नॉलेज होना चाहिए और साइड पे इंप्लीमेंट करना चाहिए। परफॉर्म अंडर रिलेटेड ड्यूटीज एज द सुपरवाइजर में टाइम टू टाइम डूइंग नेसेसरी। जो फ्रेंड्स हमारे क्या कहते हैं सुपरवाइजर होते हैं, उनको भी उनकी ड्यूटीज को रिलेट करके बताना चाहिए, नेसेसरी होता है। इन्वायरमेंटल ऑफिसर, फ्रेंड्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज है उनको इंप्रूव करते जाए, और क्या है साइट्स पे जैसे हमारा प्लाईवुड बहुत वेस्ट हो जाता है, नील्स हो गया, वो किसी के पैर पे लग सकता है, ये सब चीजें जो हमारा इन्वायरमेंट ऑफिसर होता है ना, उसे ये सब चीजें बतानी होती है, और हमारा कलर कोड क्या है किस मंथ पे, ये सब चीजें भी उसे नॉलेज होनी चाहिए। साइट एडमिन, असिस्टेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफिसर, जो हमारा साइट एडमिन होता है ना फ्रेंड्स, वो एक प्रकार से असिस्टेंट होता है वहां का, उसे ये चीजें हमारे लिए अरेंज करनी होती है कि हम इस चीजों को, हर चीजों को वहां पे काम कर सके, मोबिलाइज कर सके, क्योंकि साइट एडमिन के पास क्या थोड़ा मनी रहता है, तो वो क्या साइट पे जो चीज हमें इमरजेंसी पे चाहिए वो साइट पे अरेंज कर सकता है। तो साइट एडमिन का काम मेनली वही है, जो हमें इमरजेंसी चीजें हो तुरंत हमें अरेंज करके दे। साइट इंजीनियर predict visits to the construction site to ensure that the specification and the drawings are being followed। फ्रेंड्स, ये चीजें साइट इंजीनियर करते हैं, जब वो जाते हैं साइट्स पर, वो चेक करते हैं कि वहां पे जो काम हो रहा है वो ड्राइंग को फॉलो कर रहा है, और जो हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है वो बराबर क्वालिटी से हो रही है या नहीं। रिसॉल्व फील्ड क्वेश्चन एंड दैट मे हैव ड्यूरिंग द प्रोसेस कंस्ट्रक्शन दैट वेरियस एलिमेंट्स मेक अप द टोटल कंप्लीट प्रोजेक्ट्स। फ्रेंड्स, वो साइट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेबर्स जो पूछ रहे हैं, उसे रिजॉल्व करता है साइट्स पे, कब तक, जब तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होता, उसे गाइड करना पड़ता है। देन एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेटर, फ्रेंड्स, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल से और जो मैकेनिकल जो भी क्या कहते हैं हमारी प्रोसेसें होती है ना, और जो भी वर्क होता है, ये मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, असिस्ट ऑफ M&E कॉन्ट्रैक्टर। फ्रेंड्स, ये जो हमारा M&E होता है ना, वो क्या होता है, जितनी भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं या उनकी कोई भी प्रोसेस होती है, उन सब के लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यही लोग उस काम को देखते हैं। साइट एजेंट, स्ट्रक्चर एंड इंफ्रा, असिस्टेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर टू सुपरवाइज द प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के असिस्टेंट होते हैं जो प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करते हैं। साइट एजेंट, आर्किटेक्चर,
फ्रेंड्स ये जो हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं और सुपरवाइज करते हैं और एक आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू का नॉलेज देते हैं कि ये चीज अभी हम करेक्ट कर लेंगे तो हमें बाद में इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं ना फ्रेंड्स साइड पे कि यार जाने बाद ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए या एक डोर हम और दे देते तो अच्छा होता, तो ये वहां पे हमारे काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट सुपरवाइजर स्ट्रक्चर सुपरवाइज द लेबर, ये जो भी हमारा एग्जीक्यूशन का काम होता है ना तो लेबर को सुपरवाइज करने का ये लोग काम देखते हैं। साइट सुपरवाइजर इंफ्रा सुपरवाइजर द लेबर, फ्रेंड्स वो डायरेक्टली लेबर को गाइड करेगा। साइट सुपरवाइजर आर्किटेक्चर सुपरवाइज द लेबर, ये भी सुपरवाइज ही करेगा लेबर को। मैसनरी वर्क इंचार्ज द मैसनरी वर्कर, जो भी हमारा मैसन हो गया ना उन प्रकार से उनका इंचार्ज हो उन्हें गाइड करेगा। कारपेंटर वर्क वो क्या करेगा, सभी कारपेंटर को एक प्रकार से गाइड करेगा और बताएगा कि आपको कारपेंटरी के लिए। बार बेंडिंग वर्क इंचार्ज ऑफ बार बेंडिंग वर्क, जो भी हमारे जो बार बेंडर है ना एक प्रकार से उनका इंचार्ज होगा और उन्हें बताएगा। देन लेबर्स on site manager who possess extensive knowledge and experience in their craft or profession excluding the subcontract work। फ्रेंड्स लेबर डायरेक्टली वो बंदे हैं जो डायरेक्टली उस काम को कर रहे हैं जिन्हें हमने बताया है, तो लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उनका साइड पे ख्याल रखना, ऐसे नहीं कि उनको बराबर 12-12 घंटे आप काम कर रहे हो तो वो कभी मत करना। थोड़ा उन पे आप समझ रहे हो क्या साइड कंडीशन होती है और वो लोग कहां से क्या काम करने आते हैं। कंक्लूजन फ्रेंड्स, अब इस चीज से हमें कंक्लूजन क्या निकलता है, यानी कि हमने इस सब चीजों से क्या सीखा और हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक ऑल द पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रोडक्टिव। मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पता कर सकती है कि हम अपने पीपल को कैसे इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी उनसे ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैनेजमेंट doesn't just teach someone how to inspire employee to be more productive, it also show manager how to be a good bosses। फ्रेंड्स मैनेजमेंट हमें डायरेक्टली नहीं बता सकती कि डायरेक्टली हम कैसे इंस्पायर करें, कैसे उसके लिए मोर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ये चीज हमें क्या कर सकता है, जो हमारा मेन मैनेजर्स है या हमारा जो मेन सीनियर है ना, वो हमें अच्छा हमारे लिए जब बॉस बनेगा ना तब वो हमें डायरेक्टली ये चीज शो कर सकता है कि हम अपने स्किल्स को कैसे इनहांस कर सकते हैं और कैसे इफेक्टिवली अपने प्रोजेक्ट को फेल होने से बचा सकते हैं। तो मैनेजमेंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हमेशा एक प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है और उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। हे गाइस, अब मुझे लगता है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमारे लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और एक मैनेजमेंट का क्या रोल प्ले होता है और एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हमारे लिए कौन कौन पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो हमारा बॉस है अगर वो अच्छा हो तो क्या फर्क पड़ेगा और अगर वो बुरा हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अब आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी भी न्यूज साइट्स पे जाएंगे तो बॉस तो पहले बिल्कुल सोचकर चुनना, बेसिकली हमारे हाथ में नहीं होता, मगर आप ये चीज सोचकर चुनेंगे या जाएंगे कहीं ना या कंपनी चेंज करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। वो एक लाइन है ना फ्रेंड्स कि यानी जो हमें बॉस अच्छा चुनना चाहिए, जॉब नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। और आप हमारे चैनल में न्यू है और वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर ये आपके लिए नॉलेजेबल है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।